चलिए, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आदिकाल में सर्वप्रथम। आदिकाल में सर्वप्रथम, आदिकाल में सबसे पहली बार क्या क्या घटना घटी थी, उस पर आज चर्चा करेंगे कि आदिकाल में सर्वप्रथम हुआ क्या था। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी उसका समय पीरियड रहा है आदिकाल का। तो आदिकाल इस समय पीरियड में कौन कौन सी घटना हिंदी में पहली बार घटी थी, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम कवि आपको यहीं मिलेगा आदिकाल में। तो हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, पहली बात हो गई। और हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना किसको मानेंगे? हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना किसे मानेंगे? तो श्रावकाचार्य को मानेंगे। श्रावकाचार्य रचना है, ये देवसेन की है। देवसेन कृत, ठीक है, देवसेन कृत है। तो देखिए, हिंदी का प्रथम कवि तो सरापा है, लेकिन सरापा की रचना ऐसी कोई रचना नहीं है सरापा की जिसको प्रथम हिंदी की प्रथम रचना कहा जाए। क्यों? क्योंकि इनका केवल पद है, फुटकल पद है, एक पद यहाँ, एक पद वहाँ, एक पद वहाँ, इस टाइप से इनका मिलता है। तो कोई किताब का नाम नहीं है, कोई पुस्तकार नहीं है। तो एक पुस्तक के आकार में न होने के कारण इनकी रचना को हम प्रथम रचना तो नहीं कह पाए। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी पदों में जो है हिंदी के शब्द मिलते हैं, ठीक है, सरहप्पा के। तो इसलिए वो प्रथम कवि हो गए, लेकिन उनकी कोई रचना पुस्तक के रूप में नहीं है। इसलिए हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना हम देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को मानते हैं। अब आता है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। अगर प्रश्न ये बने कि हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, हाँ, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, तो हम किसे बताएंगे? हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन है? अब ये प्रश्न सामने आया, कौन चंपू काव्य? चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य क्या होता है? यानी कि गद्य पद मिश्रित, गद्य पद मिश्रित,
मिश्रित को हटाओ, जगह नहीं बचेगी। तो गद्य पद इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ यहाँ। हाँ, तो श्रावकाचार हिंदी की साहित्यिक रचना श्रावकाचार, और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, पहले इसको लिख लेते हैं, राउलवेल। अब देखिए, हिंदी के प्रथम चंपू काव्य जो है या गद्य पद मिश्रित रचना जो है वो राउलवेल को माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको कह सकते हैं, या तो नीचे मैं लिख देता हूँ, नीचे ये लिख देता हूँ कि हिंदी की गद्य पद, ठीक है, हिंदी की गद्य पद, या फिर प्रथम करके लिख लो, प्रथम गद्य पद्य मिश्रित, प्रथम गद्य पद्य मिश्रित, यही चंपू है। इसी को कोष्ठ में चंपू भी लिख देता हूँ, चंपू, प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना, ठीक है। प्रथम गद्य पद मिश्रित रचना कौन सी है? तो राउलवेल। बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। तो चंपू लिखेगा तो भी बताएंगे, गद्य पद मिश्रित कर तो भी उसको बताएंगे, ठीक है। एक और राउलवेल से एक और प्रश्न बन जाएगा, क्या बनेगा? क्योंकि यह रचना जो है श्रृंगारिक है, नक्शक वर्णन इसमें मिलता है, और हिंदी में जो है ये सबसे पहली बार है, ठीक है। तो नखशिख वर्णन परंपरा, नखशिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना। अब देखो, यानी वह रचना जिसमें पहली बार नखशिख श्रृंगार का वर्णन किया गया, श्रृंगारिक वर्णन किया गया, नखशिख वर्णन मिलता है, तो वह रचना जिसमें जो है नखशिख वर्णन पहली बार मिलता है, तो वो आपको मिल जाती है राउलवेल में। वो आपको मिल जाती है कहाँ पर? राउलवेल में मिल जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तब आपका प्रश्न बनेगा पृथ्वीराज रासो। क्या बनेगा? पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तब आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। ये केवल आदिकाल से प्रश्न यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरापा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार जो देवसेन कृत है, हिंदी की प्रथम चंपू काव्य राउलवेल, या हिंदी की प्रथम गद्यपद रचना तो आपको राउलवेल मिल सकती है। प्रथम गद्यपद मिश्रित रचना राउलवेल, नखशिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना तो राउलवेल, हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखा जाए तो वो पृथ्वीराज
रासो। ठीक है। और हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन होगा? तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। तो अब देखिए, हिंदी का प्रथम महाकवि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है, लेकिन हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है। महाकवि मतलब इसमें महाकवि वह कवि होगा जो महाकाव्य लिखा। ठीक है। तो हिंदी का प्रथम महाकवि बड़ा कवि चंद्रवरदाई हैं आदिकाल से, लेकिन हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना तो श्रावकाचार है, या हिंदी की प्रथम रचना तो भी श्रावकाचार। ठीक है। अगर ये प्रश्न आपके सामने रख दे कि हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना या मौलिक रचना, तो मौलिक रचना वाला विकल्प नहीं देगा, मौलिक रचना नहीं लिखेगा, वो प्रथम रचना लिखेगा या फिर साहित्यिक रचना लिखेगा। तो हिंदी की प्रथम रचना तो आपको क्या बताना है? श्रावकाचार, देवसेनकृत रचना श्रावकाचार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इतने आपके टॉपिक बन गए। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे। हिंदी में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये एक प्रश्न बनेगा। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा, हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग। तो हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग कहाँ हुआ? तो क्या बताएंगे? हिंदी में सबसे पहली बार बारहमासा का प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है। या बारहमासा वर्णन कहाँ मिलता है? तो विसल देव रासो। क्या बताएंगे? विसल देव रासो। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न बन जाए कि अपभ्रंश में, हिंदी में न बन करके अपभ्रंश बन जाए। अपभ्रंश में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग। तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग अगर प्रश्न बनता है तो नेमिनाथ चौपाई में बनेगा। किसमें? तब आपका आंसर होगा नेमिनाथ चौपाई। ठीक है। अगर हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग तो विसल देव रासो में, लेकिन अपभ्रंश में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग
तो नेमिनाथ चौपाई में। ठीक है, और देखते हैं, अगर ये आपसे बने कि हिंदी का तो प्रथम कवि सरापा हो गए, लेकिन अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? अगर ये आपसे बने कि अपभ्रंश का प्रथम कवि, तो अपभ्रंश का प्रथम कवि हम कह देंगे शंभु को। शंभु, ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम कवि शंभु। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो आपका आंसर होगा भविष्यत कथा। भविष्यत कथा, ठीक है। तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो भविष्यत कथा है। इसको हम धनपाल की रचना है, तो यहाँ पे चाहे तो जगह है धनपाल लिख सकते हैं, धनपाल कृत। अच्छा, अपभ्रंश का ये प्रथम प्रबंध काव्य है, लेकिन अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये महाकाव्य नहीं है, ठीक है, भविष्यत कथा। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। तो शंभु की रचना है पौंचर्यु। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पौंचर्यु किसकी रचना है? तो शंभुकृत कर सकते हैं। ठीक है, शंभुकृत। अच्छा, अगला प्रश्न ये बनेगा कि अपभ्रंश का प्रथम जैन, अच्छा गड़बड़ हो गया, अपभ्रंश का प्रथम कवि नहीं, इसी चीज को वहीं लिख दीजिए, ठीक है। इसी चीज को क्या कर दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि, इनको लिखिए, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि शंभु, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम कवि नहीं, अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि, इनको लिखिए शंभु, ठीक है। चलिए, हाँ, एक प्रश्न ये बनता है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा
अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा काव्य, अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा काव्य का प्रयोग। अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा काव्य परंपरा, दोहा का प्रयोग, ऐसे लिख दे। अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग, छंद का प्रयोग। तो अपभ्रंश में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो एक रचना है, वैसे तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग आप देखेंगे परमात्म प्रकाश कर सकते हैं। परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो ये दोनों रचनाएं हैं और दोनों में जो है सबसे पहले देखा जाए तो दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो विकल्प में रहे, परमात्मा प्रकाश रहे तो परमात्मा प्रकाश, योगसार रहे तो योगसार। तो सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग मिलता है परमात्मा प्रकाश और योगसार में। ठीक है, ये रचना किसकी है? तो जो इंदु की है। चाहे तो यहाँ लिख, चलिए इधर लिख देता हूँ। अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा का प्रयोग करता, छंद का प्रयोग करता, यानी सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में किसने किया? अगर ये प्रश्न बनता है तो हम कहेंगे जो इंदु। ठीक है, जो इंदु। जो इंदु लेखक है, कवि हैं, जिनकी रचना परमात्मा प्रकाश और योगसार है। तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग करता कौन है? जो इंदु है। ठीक है, चलिए अच्छा, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि? अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि, तो ये अपने स्वयंभू हैं जो पयम चरुई लिखे हैं। ठीक है, शंभु। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि तो शंभु हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न बने कि अपभ्रंश का आदि महाकाव्य, अपभ्रंश का ठीक है, अगर ये बन जाए कि अपभ्रंश का आदि महाकाव्य तो भी आपको पयम चरुई भी बताना है। ठीक है, अपभ्रंश का
आदि महाकाव्य, तो भी आपको क्या बताना है, पवनचरियो बताना है। अब इसी में जो है सबसे पहले कड़वक का प्रयोग मिलता है, किसमें, पवनचरियो में। तो इसको भी लिखते हैं। तो देख सकते हैं हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का प्रयोग ये हिंदी में है। कहाँ, हिंदी में। कहाँ पर, विशल देवरासों में। लेकिन वही कह दे अपभ्रंश में, तो हमारा नेमिनाथ चौपई हो जाएगा। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य तो भविष्यत कथा। अगर कहें महाकाव्य, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य तो पवनचरियो। आदि महाकाव्य तो भी पवनचरियो, ठीक है। और दोहा छंद का किसमें सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो परमात्मा प्रकाश या फिर योगसार, ठीक है, दोनों में मिलते हैं। अब कौन आगे कौन पीछे है, वो बहुत पुरानी रचनाएं हैं, तो दोनों में मिलता है, कोई एक विकल्प में रहेगा। अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग कौन किया, तो जोइंदू। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि, राम काव्य तो शंभू, पवनचरियो लिखे। अपभ्रंश का आदि महाकाव्य भी आपका क्या हो गया, पवनचरियो। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला देखेंगे। अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना। अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना, ठीक है, पवनचरियो। कड़वक बद्ध मतलब कड़वक छंद है, कड़वक इसमें जो है दोहा प्लस चौपाई का मिश्रण होगा, ठीक है। चौपाई, चौपाई लिखी जाएगी, बीच बीच में दोहा का धत्ता लगा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 3-4 चौपाई फिर एक दोहा, 3-4 चौपाई फिर दोहा, तो चाहे 4 चौपाई के बाद एक दोहा, चाहे 5 चौपाई के बाद एक दोहा, चाहे 6 चौपाई के बाद एक दोहा, इस टाइप से लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग कभी 2 चौपाई के बाद एक दोहा लगा देते हैं, कभी 3 चौपाई के बाद दोहा लगाते हैं, तो चाहे जैसे भी लगाएं, कड़वक उसी को कहेंगे, ठीक है। तो कड़वक बद्ध रचना, ठीक है। अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना पवनचरियो। शिलाओं पर रचित सर्वप्रथम रचना, शिलाओं, ये शिला पर लिखी गई है, शिलाओं पर रचित सर्वप्रथम रचना, रचित सर्वप्रथम रचना। तो आपका राउल वेल है, ठीक है। शिलांकृत कृति है, शिलाओं पर लिखी गई है, ठीक है। शिलांकृत कृति शिलाओं पर अंकित है। अच्छा, एक प्रश्न आपका बनता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। कौन है खड़ी बोली के प्रथम कवि?
अमीर खुसरो। ठीक है, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि हो गए अमीर खुसरो। अब देखते हैं आगे, हिंदू मुस्लिम समन्वित, हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम कवि, संस्कृति के प्रथम कवि, यानी यह कवि ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृति को समन्वय कर देता है। ठीक है, थोड़ा भी कहीं भेदभाव नहीं, हिंदी भी और उर्दू भी दोनों समान। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम कवि तो यही है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी भी भारतीय भाषा में किसी भी, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो असमिया हो, चाहे वो अपभ्रंश हो, चाहे वो पाली हो, ठीक है, जो भी भाषा हो जो भारत की हो, किसी भी भारतीय भाषा, किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले, भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि, ठीक है, किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे पाली हो, चाहे अवहट हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अवहट हो, ठीक है, किसी भी पहली बार भारतीय भाषाओं में रचना करने वाला मुस्लिम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन कवि हैं? अब्दुल रहमान। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना तो संदेश रासक। संदेश रासक, ठीक है, ठीक है। तो श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना अगर देखें तो संदेश रासक है। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना आपको संदेश रासक में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके टॉपिक रहे हैं जो आदिकाल में प्रथम है। संदेश रासक जो है मेघदूत
इस रचना का तुलना मेघदूत से होती है। संस्कृत की रचना जो मेघदूत है, कालिदास की रचना, उस रचना से इसकी तुलना होती है संदेश राशक की। ठीक है। वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार में कौन सा? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार परंपरा यानी इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ आदिकाल में प्रथम, सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक था कि आदिकाल में प्रथम। तो आदिकाल में प्रथम क्या हुआ था, कौन सी घटना थी, उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और इसको आपको अच्छे से समझना है, देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं और आप सभी लोग को क्लास देखने के लिए धन्यवाद।